बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और कौम की आवाज़ें काफ़ी दिनों से हम इसी फोरम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं। ज़ाहिर है कैमरे के इस तरफ मैं मौजूद हूं, कैमरे के उस तरफ मेरी टीम मौजूद है और आप सब मौजूद हैं। और आप सब की ज़बान बनकर हमेशा मैंने हुकूमत से सवालात उठाने की कोशिश की है। जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हैं उनसे जवाबात मांगने की कोशिश की है। जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, महंगाई उरूज पर है, महंगाई कहाँ जा रही है, सिस्टम क्या है, चलें आज महंगाई है, क्या हमारा कोई लाया अमल है कि आया 2 साल बाद हम इस महंगाई को काबू में कर लेंगे। कोई आप बिजनेस दुकान भी खोलते हैं ना तो आपका एक फ्रेमवर्क होता है कि जी इतने अरसे तक शायद मुझे जेब से डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये दुकान अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। कोई स्कूल भी चलता है ना तो उसकी क्लास टीचर्स होते हैं, उसके मॉनिटर्स होते हैं, क्योंकि एक एक क्लास को मॉनिटर करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना और तमाम चीज़ों को लेकर चलना, तमाम यूनिट्स को एक साथ लेकर चलना, उसके लिए एक डिसिप्लिन दरकार है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सब अपनी मर्जी कर रहे हैं और उस मर्जी की क्या उसके रिजल्ट्स हैं ये हम आपके सामने शेयर भी करेंगे और सलमान आबिद साहब से इस बारे में आगाही भी हासिल करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, हमारी मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले लोगों को बड़े ख्वाब दिखाए थे, लोगों को यकीन दहानी कराई थी कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके पास पूरा फ्रेमवर्क है, इन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, हमें किसी कशकोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा, हमें लोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जिस हालात में थे उससे बेहतर हालात में आ जाएंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बदले की सियासत उरूज पर है, मुल्क पीछे जा रहा है, इकोनॉमिक कोई पॉलिसी नहीं है, कशकोल सबसे ऊपर है। ये भी नहीं पता कि अगले 1 साल में 2 साल में इस कशकोल की कैफियत से हम बाहर आएंगे और हम अपने आप को खुद मुख्तार कह सकेंगे। हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि इक़्तिदार की सियासत और अपोजिशन की सियासत 2 मुख्तलिफ किस्म की सियासत होती है। और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बड़ी जज्बाती किस्म की सियासत करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े खुद को इनकलाबी का दावा पेश करते हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बहुत से हाथ पैर जो है वो बंधे हुए हैं और आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। या वो जो टीम होने का दावा किया था इमरान खान साहब ने, उनके पास एक बड़ी जामे टीम है, एक जामे मंसूबा है, वो फिर जब अमली तौर पर इक़्तिदार में आए तो पता चला कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं थी। एक बात। दूसरी वजह ये हुई कि पिछले 2 वर्षों में आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक क्रंच आया है कोरोना के बाइस और जो मईशतें बिगड़ी हैं उसमें पाकिस्तान और ज्यादा शिकार हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है वो बहुत कमजोर बुनियादों पे खड़ा है। हमारी सारी डिपेंडेंसी जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर जाके बेस करती है। तीसरा बड़ा मसला आ गया कि जब गवर्नेंस आपके पास ना हो, आप सिस्टम को नीचे ट्रांसलेट ना कर सके, जो बड़े बड़े नारे आपने लगाए थे एहतसाब के कॉन्टेक्स्ट में, आम आदमी को रिलीफ देने के कॉन्टेक्स्ट में, जब वो पूरे नहीं हुए, यकीनी तौर पर लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन तो पाई जाती है, मायूसी तो पाई जाती है। लेकिन अब इसका रेजोल्यूशन क्या है? इसका रेजोल्यूशन ये है कि इसका फैसला अगले इंतखाबात में वोट के जरिए होगा। लोग इमरान खान के मुकाबले में किसी और को ले आएंगे। ये तो सलमान साहब, ये वोट पे तो होगा, लेकिन वोट पे तो बिल्कुल होगा। चलें जी, अगले इंतखाबात में जो होगा, लेकिन फिर 5 साल में जो तबाही हुई उसका कौन जिम्मेदार है? अब आप देखिए ना, महंगाई तो रुक ही नहीं रही है और जब तक इंतखाबात होंगे महंगाई तो कहाँ चली जाएगी? देखिए, जो अगले आएंगे वो आके इस तबाही को दूर करे ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त बड़े इनकलाबी नारे लगा रहे हैं, बिलावल साहब तो बड़े बड़े इनकलाबी नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही ठीक कर सकते हैं। तो वो आएंगे तो हम देखेंगे। ये भी तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं जिनसे आपने नाम लिए हैं। इन्होंने आके कौन सा काम कर लिया? सिंध की हुकूमत में पिछला 3रा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का। मेरा कॉन्टेक्स्ट भी यही है ना कि जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, उनके पास कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन तो नहीं है ना, इकोनॉमिक रेजोल्यूशन तो नहीं है। इसलिए जो जज्बाती नारे इमरान खान साहब लगाते थे अपोजिशन में, आज वही जज्बाती नारे जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लगा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये है कि हमें इस वक्त जो है हुकूमत की तब्दीली, इंतखाबात से ज्यादा जो असल काम करने का है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, अब अपने लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं होंगी जो पाकिस्तान की हकीकी जरूरत है, उस वक्त तक आप जितनी मर्जी हुकूमतें तब्दील कर लें, आप जितने मर्जी अफराद को तब्दील कर लें, बिल्कुल होगा। तो सलमान साहब, हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास फाइनेंशियल एडवाइजरी या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक गाइडलाइन या इकोनॉमिक प्लान उनके पास मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इस बात पे अब यकीन कर लेना चाहिए। बात यह है,
बात यह है कि किसी के पास भी इकोनॉमिक गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक प्लान जो है वो IMF के मातहत चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और चाहे वो PTI इसका मतलब तो ये हुआ कि हम गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। नहीं तो ये तो हमारे फैसले हमारे हाथ में है ही नहीं। जो एडवाइजर आते हैं वो आप देखिए ना, शौकत तरीन हो या दूसरे लोगों, वो पीपल्स पार्टी को भी सर्व करते हैं। सलमान साहब, इसमें एक बात पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगी कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत होती है, ठीक है IMF आपको रूल करती है कि जी आप टैरिफ बढ़ाएं, ये करें वो करें, लेकिन IMF आपको रोकती तो नहीं है कि आप अपनी होम इंडस्ट्री को तवज्जो ना दें, आप उन्हें बिजली प्रोवाइड ना करें, आप उन्हें पानी ना दें, आप उनके साथ सियासत करें। वो तो आपको इन चीज़ों से नहीं रोकती। अगर हुकूमत चाहे अपने मौजूदा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इस तरह से कन्वीनियंस प्रोवाइड करे कि लोग होम इंडस्ट्री की तरफ अपना रुझान करें और इंटरनेशनल मार्केट में हम compete कर सकें, हम तो कर ही नहीं पा रहे ना। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है। आप दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जो IMF की पॉलिसियों की वजह से अपनी मईशत को ठीक कर सका है? कोई एक मुल्क बता दे अगर आपके जहन में है। IMF की पॉलिसी की वजह से है या नहीं है, लेकिन हमारी आंखों देखा हाल बांग्लादेश का है, जो कि हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। आज बांग्लादेश कहाँ चला गया? अपनी इंडस्ट्री को तवज्जो देने के बाद, अपने लोगों को तवज्जो देने के बाद। वो जी आज वो कपड़ा भी, टेक्सटाइल में हम अपने आप को समझते थे कि हम बड़े फन्ने खाएं, आज टेक्सटाइल में भी वो हमें बीट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, उनकी क्वालिटी बेहतर है। बात यह है कि जब आपके पास कोई इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी और आपने अपने अंदर एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं डेवलप किया, तो आप कैसे इकोनॉमिक रोड मैप बना सकेंगे ना। अब देखिए ना, हमारा तो मसला क्या है, यहाँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक दूसरे को अपना कबूल नहीं करते, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, तो वहाँ इकोनॉमिक रोड मैप कैसे बनेगा? मुझे बताइए। इकोनॉमिक रोड मैप वहां बनता है जहां कोई एक नेशनल इत्तेफाक राय पैदा हो हुकूमत में, अपोजिशन में, बाकी स्टेक होल्डर में, यहाँ ताजिर तबका हो, सरमायादार तबका हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो। अगर हमने रोजाना की बुनियादों पर एहतजाज करना है और एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत इकोनॉमी को चलाना है ताकि हम सांस लेने के काबिल हो सके, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसियां हैं, जो बड़े फैसले करने इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना है, वो तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत समेत सब लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब जो है अपने अपने जाती इंटरेस्ट के अंदर इकोनॉमी की जो पॉलिसी है उसको देखना चाहते हैं। अगर वो मुझे सूट कर रही है तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे सूट नहीं कर रही तो मैं कहता हूँ ये सबसे बुरी पॉलिसी है। ये नेशनलिज्म का बहुत फुकदान है, ये बड़ा इंडस्ट्रियल क्लास का भी है। और आपने जो बात की से मैं रिलेट करना चाहूंगी। देखिए, इमरान खान साहब से जितनी हमें शिकायत हैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं आप सबके गोश गुजार करना चाहती हूँ। कोविड 2020 के सिलसिले में ऑडिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है जो उस दौरान एक्सपेंसेस हुए थे, और उसका रिजल्ट ये आया है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से चीनी, घी और गंदम और आटे की ख़रीदारी में 5 अरब 24 करोड़ रुपए तक की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। आप देखिए, ये हमारा मुल्क है, वो बिल्कुल सही है, हुकूमत को जो हुकूमत की क्रिटिसिज्म जो वो डिज़र्व करते हैं हम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये वो मुल्क है जहाँ पर जब ज़लज़ला आता है कुछ लोग तो अपना पूरा सामान ले जाके वहाँ पर डोनेट करना चाहते हैं और कुछ लोग कफन का कपड़ा महंगा कर देते हैं। ये हम ही लोग हैं, तो लेट्स फेस द रियलिटी। और ये हम ही लोग हैं कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स को इमदाद दी गई या उनको एक तरह से सब्सिडी दी गई कि लोगों तक ये तमाम अशिया खुर्दनोश बहुत आसान तरीके से पहुंच सकें, तो वो भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसमें मिलावट थी, क्योंकि उसमें गंदा तेल शामिल था, क्योंकि उसमें वो अशिया शामिल थी जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी कहा है कि ये खाने पीने के या इस्तेमाल करने के इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं है। 5 अरब 24 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं सलमान साहब, कोविड के दौर में जब लोग मर रहे थे। आप सोचें, देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात है, माशरे वो तरक्की करते हैं जहाँ इदारे बनते हैं जी। जहाँ हम इदारों के मुकाबले में अफराद को खड़ा कर देते हैं तो फिर यही बेज़ाब्तगियां होंगी ना। हमारे इस मुल्क के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कोई नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं, अदालतों से जमानत करा के बाहर आ जाते हैं। अभी आपने देखा था कि जिस वक्त ये हुकूमत ने चीनी की जखीरा अंदोजी को पकड़ने की कोशिश की तो वो अदालतों से जाके स्टे लेके आ गए। हमारा पूरा अदालती निजाम, हमारा पूरा एहतिसाब का निजाम, हमारा पूरा निगरानी का निजाम, आप अंदाजा लगाइए ना, इस हद तक फरसूदा हो चुका है कि हम ऊपर से बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन नीचे तो वो सारी की सारी खराबियां हैं ना, और वो हम ठीक नहीं करते। अब आप देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें ज्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों के सामने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो मॉडल है वो ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए था। अब ना हमारे पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ना हमारे पास
पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है और आप मरकज से बैठ के कहेंगे हम सारा निजाम चला लेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। जब तक सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी ना ले, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट सिस्टम जिम्मेदारी ना ले, तो आप कैसे ये निगरानी करेंगे, कैसे अकाउंटेबल करेंगे, कैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे? ये कुछ जज्बाती नारों के साथ तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। और सलमान साहब, मुझे तो लगता है 18वीं तरमीम का मकसद ये था, डिवाइड एंड रूल। वो जो अंग्रेज थे वो दूसरी तरह से डिवाइड एंड रूल करते थे कि सब में फूट पड़वाओ और इनके ऊपर काबिज रहो। अब ये है कि अपना अपना सूबा बांट लो, हर वक्त हुकूमत में रहो। अगर सेंटर में तुम्हारी हुकूमत नहीं बन रही तो चलो सूबे पे हुक्मरानी करो, अपनी मनमानियां करो, अपने तरीके से सूबा चलाओ और बस अपनी जिंदगी को शादबाद रखो। 18वीं तरमीम इसका नाम है। 18वीं तरमीम किसी भी डेवलपमेंट का नाम नहीं है। मैं तो बजाते खुद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ। अच्छा, एक और चीज सलमान साहब जी, फरमाइए फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि 18वीं तरमीम जो है, अगर उसने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करनी और नीचे अपने सियासी, इंतजामी और माली इख्तियार डिवाइड नहीं करने, तो फिर तो ये कॉस्मेटिक्स किस्म की तब्दीली है ना, जो इस वक्त हमें 18वीं तरमीम के नाम पे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई फायदा नहीं है। ये तो गवर्नेंस के निजाम को ठीक नहीं कर सकेगा ना। बिल्कुल, गवर्नेंस के निजाम को ये ठीक नहीं कर सकेगा, और आज नहीं, ये तो काफी अरसे से ठीक नहीं कर पा रहा है। अच्छा सलमान साहब, एक और जानिब निशानदेही करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क इस वक्त डिस्टर्बेंस का शिकार है। अगर गवादर की बात करें, गवादर को हक दो। पिछले दिनों कराची में ट्रैवल करते हुए मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी ने लगाया हुआ था कराची को हक दो। अब गवादर को हक दो, यानी कराची से लेकर कश्मीर तक हक दो की ही बात हो रही है। अब हुआ क्या है गवादर में, पिछले काफी दिनों से वो अपनी ग्रीवेंसेस रिपोर्ट करा रहे हैं। कभी वहां पर लोग बाहर निकल जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। अब खवातीन निकली हैं, सैकड़ों की तादाद में खवातीन सड़कों पर आई हैं और उनका मुतालबा ये है, और उन्होंने इस दुख का इजहार किया है कि उनके मर्दों के पास, उनके हस्बैंड्स के पास जॉब नहीं है। जो वो ट्रॉलर चलाया करते थे या बाकी जो वहाँ पर सिस्टम था एक कारोबार का, उन सब से उनको रोक दिया गया है या वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं रही है। उनके बच्चे भूखे हैं, उनके चूल्हे बुझे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी गवादर को हक दो, हम सी पैक में बैठे हैं और हमें हक नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारात और टीवी, उसमें ये गवादर की रैली कहीं डिस्कस ही नहीं हुई, कहीं नहीं होती। लगाइए सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, पर हमें ये एहतजाज देखने को मिला है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हुकूमत जो होती है उसका काम ये होता है कि वो लोगों के बुनियादी फंडामेंटल्स को प्रोटेक्ट करे। अब प्रॉब्लम सिर्फ गवादर का नहीं है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाके देखेंगे लोग वहां पे रो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है वो नहीं चल पाता। अभी आप देखिए, आप इस वक्त चारों सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, और जहां लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया जा रहा है वो बिल्कुल एक अपाहिज किस्म का, पैरालाइज किस्म का है। आप कराची में बैठी हुई हैं, अभी 4 दिन पहले कराची सिंध असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट बिल पास किया है। जो थोड़े बहुत इख्तियारात भी थे लोकल गवर्नमेंट को, वो भी वापस दे दिए गए। जब आपका एटीट्यूड ये होगा कि आप सारा का सारा इख्तियारात अपने पास रख के कराची से बैठ के पूरे सिंध को चलाना चाहते हैं, लाहौर से बैठ के पूरे पंजाब को चलाना चाहते हैं, केपीके से बैठ के पूरे पेशावर से बैठ के पूरे केपी को चलाना चाहते हैं, और क्वेटा से बैठ के पूरे बलूचिस्तान को चलाना चाहेंगे, तो ये निजाम नहीं चल सकेगा। बिल्कुल। ये दुनिया ने जो हुक्मरानी के निजाम में जो तजर्बा हासिल किया है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा शहरों को खुद मुख्तारी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा शहरों के अंदर आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, लीगल प्रोटेक्शन हो, साथ साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो। अगर आप ये नहीं देंगे तो लोग तो इसी तरीके से करेंगे ना। अच्छा, फिर लोग जब एक्सट्रीमिज्म का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं तो हम कहते हैं देखिए जी दहशतगर्दी हो रही है, पसंदी हो रही, भाई उनके फंडामेंटल्स पूरे करें ना। अब ये बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये उनका काम है ना कि वो लोगों के बुनियादी फंडामेंटल को एड्रेस करें, दीवानों से बाहर निकले, लोगों के साथ जुड़े, लोगों को इत्मीनान मिले, लोगों की मुश्किल में अपने आप को मुश्किल में डाले ना। यहाँ तो हम बैठ के इस्लामाबाद में और बड़े बड़े कैपिटल में बैठ के हुकूमत करते हैं, अवाम का बाबिला मचाते हैं और जमहूरियत का रोना रोते हैं, लेकिन जो बुनियादी फंडामेंटल्स है लोगों के उसको तो पूरा नहीं कर पा रहे ना। और हमारे पास ये जो कोरोना के 22 जो माशी बदहाली फैली है उसका तो कोई मदावा अभी तक सामने नहीं आ रहा। कीमतें आपके आसमानों पे जा रही हैं, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, और मजीद जाएंगी, आसमानों से ऊपर भी चली जाएंगी, पता नहीं कहाँ। यही कहा जा रहा है। इलाज क्या है फिर हमारे पास? ठीक है, उसका इलाज तो हमारे पास कोई नजर नहीं आ रहा।
इलाज यही है जो आपने आखिर में फरमाया कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसको हमने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा फ़ाल था, मतलब उसमें अगर मसाइब या मुश्किलात थी तो वो लोकल सिस्टम में काफ़ी हद तक उनको केटर किया जा सकता है। खैर इस पर मज़ीद बात करेंगे आपसे। इस वक्त हम आपसे इजाज़त लेते हैं और सेशन का वक्त यहाँ पर क्लोज़ हुआ है बड़े डिसअपॉइंटिंग नोट पे, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं बहुत तकलीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सलमान आबिद साहब ने बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की, लेकिन बात यह है कि अब वो दौर आ चुका है कि अवाम हो, मीडिया हो या कोई भी फील्ड से मुंसलिक कोई भी इंसान हो, सबको पता है कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत में क्या हो रहा है, नेग्लिजेंसीज कहाँ हैं, लूपहोल्स कहाँ हैं। ये वो दौर है, सबको पता है। तो जब सबको पता है तो वो लोग जो इसमें ट्रेंड हैं, वो लोग जो पॉलिटिशियंस कहलाते हैं, वो लोग जिन्होंने साल साल हुक्मरानी की है, सियासत की है, उनको नहीं पता कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उनको नहीं पता कि IMF से छुटकारा कैसे मिलेगा। उनको नहीं पता कि खुद मुख्तारी क्या होती है। उनको नहीं पता या उन्होंने कभी अच्छा दौर नहीं देखा, कभी अच्छे दौर के बारे में नहीं पढ़ा जो पाकिस्तान के मुकद्दर में कभी आया था। तो खुदारा इन चीज़ों को देखिए। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कि आप इस पे नज़रसानी कीजिए और ये बदले की सियासत, एक दूसरे का गिरेबान खींचना, एक दूसरे को गालियां देना, लानत मलामत करना, इससे गरीब का पेट नहीं भरेगा। बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन गरीब का पेट नहीं भरेगा। तो जब पेट नहीं भरेगा, और गरीब क्या, आप तो गरीब अमीर आज के दौर में तो पाकिस्तान में हर कोई परेशान है, तो खुदारा अवाम की परेशानियों पर नज़रसानी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।